नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे पद्मश्री से सम्मानित सुप्रतिष्ठित लेखिका सुनीता जैन जी की कहानी किधर। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए किधर। जिस बिल्डिंग में जगदीश का अपार्टमेंट था वह सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। सीढ़ियों पर नीला कारपेट काफ़ी घिसा हुआ था, पर गलियारों पर पर्याप्त रोशनी थी। जगदीश उसका पति है। कई सप्ताह से वे मिले नहीं हैं। फिर जगदीश को मालूम भी नहीं है कि वह आ रही है। विस्मय कितना सुखद होगा। उसे देखते ही जगदीश गले लगा लेगा। घंटों दोनों यूं ही खड़े रहेंगे। फिर वह उसके लिए बढ़िया सा हिंदुस्तानी खाना बनाएगी। जगदीश कढ़ी चावल को कितना तरस जाता है। जाने से पहले वह पराठे भी बनाकर रख देगी ताकि अगले दिन खा सके। जगदीश के दरवाजे के सामने पहुंच एकाएक उससे घंटी बजाई नहीं गई। बेल बजाते ही दरवाज़ा खुल जाएगा और जगदीश लपक कर कहेगा, अरे रीवू तू। दरवाज़ा खुला। वह तनिक संभली, पर दरवाजे पर जगदीश नहीं था, एक युवती थी। जी कहिए, उस अमेरिकी युवती ने कहा। जगदीश नारायण हैं क्या? वे ज़रा बाजार गए हैं, आप भीतर आ जाइए। चुस्त ब्लाउज और मिनी स्कर्ट में वह युवती देखने से ही किसी ऑफिस की टाइपिस्ट लगती थी। बदन की कसावट और हेयर डू काफ़ी आकर्षक था। लगता था वह जगदीश के अपार्टमेंट से खासी परिचित भी है। दरवाज़ा बंद कर बोली, बैठिए। रेवा चुपचाप बैठ गई। आप जगदीश की मित्र हैं? लड़की ने ही पूछा। हाँ, मित्र ही हूँ, रेवा ने कुछ रुक रुक कर कहा। बॉस्टन में रहती हैं? नहीं, बॉस्टन तो मैं एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में आई थी। सोचा जगदीश से भी मिलती चलूं। एक बार झूठ बोलने के बाद बाकी सारा झूठ कितना सहज हो जाता है। डॉक्टर हो? वाकई यकीन नहीं होता। हमारा ख्याल था हिंदुस्तान बड़ा पिछड़ा मुल्क है। यहाँ जो भी हिंदुस्तानी मिलता है इतना पढ़ा लिखा। अच्छा, मैं चलती हूँ। रेवा का दिल धुकधुकाए जा रहा था। कहीं जगदीश आ गया तो? रुकिए ना, वे तो सिर्फ पिज़्ज़ा लेने गए हैं। उसके बाद हम पिक्चर देखने जा रहे थे, पर अब नहीं जाएंगे। नहीं, मुझे शाम का प्लेन पकड़ना है। उनसे क्या कहूँ? कुछ नहीं, मैं फिर कभी फ़ोन पर उनसे बात कर लूँगी। लौटते समय उसने फिर सीढ़ियों का ही रास्ता लिया। उसे डर लग रहा था कि लिफ्ट में कहीं जगदीश न मिल जाए, पर जगदीश सड़क पर भी नहीं मिला। टैक्सी में बैठ जाने के बाद ही रेवा ने अपने को सुरक्षित महसूस किया। अगले दिन बहुत सुबह फ़ोन जगदीश का ही आया। वह क्लीवलैंड में अपने घर पहुंची ही थी। रेवा, मैं रात भर तुम्हें फ़ोन करता रहा। तुम्हें तो मालूम है कि यहाँ तक वापस आने में समय लगता है। तुम रुकी क्यों नहीं? ऐसे ही। सुनो, तुम गलत तो नहीं समझ रही? वह लड़की तो मेरे ऑफिस में काम करती है। मुझसे बहुत कह रही थी कि कोई भारतीय फिल्म दिखाओ। कल रात हमारी इंडियन एसोसिएशन फूल और पत्थर दिखा रही थी। मैंने सोचा उसे दिखा दूं। यह सब क्यों कह रहे हो? तुम नाराज़ हो? नहीं हो तो कहा ना। नहीं। अच्छा, मैं छुट्टी लेकर आ रहा हूँ। तुम नाराज़ हो तभी तो उखड़ी उखड़ी बोल रही हो। नहीं, छुट्टी की कोई ज़रूरत नहीं। बच्चे कैंप गए हुए थे, मैं तो यूं ही चली आई थी। नाराज़ क्यों होंगी? अब मैं यहाँ की नौकरी छोड़ दूँगा, वहीं क्लीवलैंड में ढूंढ लूँगा। यहाँ तुम्हारे बिना बोर होता हूँ। मैं इसी शनिवार को आ रहा हूँ। रेवा, रेवा। उसने फ़ोन रख दिया। फ़ोन बजता वह उठाती नहीं। बच्चे कैंप से लौट आए तो उन्हें लेकर किसी मित्र के यहाँ या पार्क में चली जाती। मई का खूबसूरत महीना। पार्क में जापानी चेरी वृक्ष और सेब के पेड़ों पर फूल आए थे। हवा में अजीब बेचैनी थी। सर्दियों से सूने हुए वृक्षों पर कौपल कसमसाने लगे थे।
बच्चों के स्ट्रॉलर पर गुब्बारे बांधे लोग पार्क में घूमते मिलते, प्रेमी युगल आइसक्रीम कोन खाते हुए या घास में लेटे हुए। वह तालाब के पास चुपचाप बैठी रहती और अपने अंदर की ऐंठन को महसूस करती रहती, जैसे किसी मरीज की नब्ज सुन रही हो। जगदीश कहता है, गलत ना समझना। गलत? ठीक क्या है, गलत क्या है? जगदीश तो शादी से पहले भी कई वर्ष अमेरिका रहा है। जब वह जगदीश से शादी करने पर राज़ी हुई, तब भी उसके मन में एक बार यह प्रश्न उठा था कि जगदीश अवश्य किसी सामान्य वर की तरह वधू की प्रतीक्षा में बैठा स्वप्न नहीं ले रहा होगा। और क्योंकि वह एक अच्छी डॉक्टर थी, इसीलिए उसे अपनी मैच्योरिटी पर काफ़ी भरोसा था। सभी गलत ठीक का फैसला उसने जगदीश से विवाह करने की हामी के साथ ही कर डाला था। विवाह विवाह है, और दोनों सुखी ना रहे हों यह बात नहीं। समय पर बच्चे होते गए, संबंध रूटीन पर आ गए और घर में साज सज्जा हर साल के साथ बढ़ती रही। गैरेज में कारों के नए मॉडल आते जाते रहे। पर अब जगदीश 10 महीने से बोस्टन में है, क्योंकि क्लीवलैंड का उसका दफ्तर एकाएक बंद हो गया था। नौकरी मिली तो सिर्फ एक, और वह बोस्टन में। जाना ही हुआ। शुरू में अटपटा लगता, शाम को घर सूना, फिर बेचैनी। कैसा है, अनजाने शहर और लोगों के बीच कैसे अपना समय बिताता होगा, क्या करता रहता है। रात को कभी कभी फ़ोन करती है तो घर पर क्यों नहीं होता। क्या करे अकेला घर पर बैठा। अकेला जैसे शादी से पहले था। अकेला, इस विचार से जब भी कोई दुष्कल्पना वह कर बैठती तो तभी अपने मन को संयत कर लेती। नहीं नहीं, सब एक से नहीं होते। जगदीश अपने परिवार में कितना मस्त है। बोस्टन जाना ही नहीं चाहता था। उसी ने तो जिद कर भेजा था, और जब गया तो हर रोज़ फ़ोन करता था। वही छेड़ती थी कि बहुत बिल बन जाएगा फ़ोन का, महीने में एक बार अवश्य मिलने आता। इस दूरी ने तो संबंधों को नई मधुरता दी। बच्चे भी अपने पापा को देख खिल जाते, और जब जगदीश वापस लौटता तो कितना खिन्न मन होता। वह स्वयं 2 दिन तक ढंग से खाना नहीं बनाती। इस बार बच्चे कैंप चले गए तो घर उबाऊ हो गया था। तभी तो वह स्वयं बिना जगदीश को सूचना दिए हवाई जहाज़ से बोस्टन जा पहुंची थी। पर अब सहा नहीं जाता। वह कहीं दूर चली जाएगी, जहां आराम से सोच सके। पर कहाँ? घर। वह बड़ी जोर से हिचक कर रो दी। हाँ हाँ, वहीं। बच्चों, तुम इंडिया चलोगे ग्रैंड माँ के पास? हाँ मम्मी, बड़ा अच्छा रहेगा। दोनों बच्चे तभी तैयारी में लग गए थे। रेवा ने अपने घर का सामान 2-3 दिन में लपेट लपाट कर या गत्ते के बड़े बड़े डिब्बों में भरा और स्टोरेज के लिए भिजवा दिया। मम्मी, पापा नहीं जाएंगे? शानू ने आखिर पूछ ही लिया था। नहीं बेटे, पापा को छुट्टी नहीं मिलती। मैं पापा को फ़ोन करके कह दूं कि हम जा रहे हैं? नहीं, अभी नहीं, बाद में। कब? कहा ना, बाद में। क्लीवलैंड के हवाई अड्डे पर शानू ने फिर पूछा। मम्मी, पापा को फ़ोन नहीं किया ना आपने? नहीं, पर चिट्ठी लिख दी है। जाओ इसे लेटर बॉक्स में डाल दो। 2 पंक्ति। घर जा रही हूँ, सबैटिकल लीव मिल गई है। माँ का बहुत आग्रह है, बच्चों को देखना चाहती हैं। 3 दिन पहले जब पालम हवाई अड्डे पर वह अपने दोनों बच्चों को लेकर उतरी थी तो रात खत्म हो चुकी थी, पर दिन निकला नहीं था। जब तक कस्टम वालों ने उसे मुक्त किया 10:30 बज चुके थे। उन 4-5 घंटों में इधर उधर धकेले जाकर उसके बच्चे अधमरे हो गए थे। उनके घबराए चेहरों को देख स्वयं उसे एक नया अपराध बोध दबोचने लगा था। कहाँ चली गई थी उसकी इकहरी लंबाई? उसके व्यक्तित्व की सहज शान कस्टम वालों के अशिष्ट व्यवहार से एकाएक धुल पुंज गई थी। क्या यह वही रेवा थी जो क्लीवलैंड की सड़कों पर आनंद मिश्रित कौतूहल उत्पन्न कर दिया करती थी, जिसे रोक रोक कर उसके परिचित अमेरिकी मित्र उसका परिचय करवाते? दिस इज़ रेवा, डॉक्टर रेवा, द न्यूरोसर्जन। शानू और बब्बी ने बहुत छोटी आयु में ही यह स्वीकार कर लिया था
कि उनकी मम्मी कुछ खास हैं और इसी कारण वे स्वयं भी सबके स्नेह और आदर के पात्र हैं। पर एयरपोर्ट पर जब कस्टम ऑफिसर ने बच्चों के खिलौने काउंटर पर गिराकर फैला दिए और कहा, आप इतने खिलौने नहीं ले जा सकती, सुनकर बब्बी को बहुत गुस्सा आया। खिलौनों की दुर्गति पर या माँ के साथ हुई असभ्यता पर। मम्मी, टेल हिम टू लीव देन अलोन, बब्बी बार बार पीछे से कह रहा था। बहुत झगड़े के बाद रेवा बब्बी की मॉडल कारों का सेट छुड़वा पाई थी। कैसे कोई 6 बरस के बच्चे को समझाए कि जो खिलौने या सामान उन्होंने मोल देकर खरीदे थे उन्हें कॉन्फिस्केट किया जाना ज़रूरी है। 10 बरस की शानू तो उसी दिन से गुमसुम होती चली गई थी। केवल एक बार चुपके से उसने पूछा था, मम्मी, क्या यही इंडिया है? शानू की आंखों में बहुत गहरे देखकर रेवा चुप रह गई थी। यही है, पर यदि यह देश अपना है तो फिर उन सब का उतना तिरस्कार क्यों किया जा रहा है? इस बात का साफ साफ एहसास क्यों करवाया जा रहा है कि वे भारतीय हैं, विदेशी नहीं, इसलिए उन्हें उपेक्षा झेलनी होगी। फिर अगला दिन माँ और अम्मा की आंखों में चुभता सा प्रश्न, तू अकेली आई है? जगदीश नहीं आ सकता था तो तूने प्रतीक्षा क्यों नहीं की? वह सोचती है, कोई पूछता क्यों नहीं, तू क्यों आ गई? किस लिए आ गई? किसके पास आई है? आने जाने वाले अपनों की नज़रें केवल उसके सूटकेस पर क्यों टिकी रहती हैं? माँ के घर में रेवा बड़ी देर से सोफे पर लेटी है। लेटे लेटे वह छत का हिलता पंखा देख रही है। उसके सिर में दर्द है। दरवाजे पर सुनहरे रंग का पर्दा पड़ा है। रेवा उसी की प्लीट गिनने लगती है। एक सिरे से गिनती है, बीच में ही गिनती भूल जाती है, फिर गिनने लगती है। आखिरी प्लीट के पास उसे लगा कि कोई मैली लाल रंग की चीज़ पर्दे के ऊपरी सिरे पर रेंग रही है। वह उठकर बैठ गई। दिल धुकधुका रहा था। वास्तव में ही कोई लाल चीज़ पर्दे पर रेंग रही थी। उसके बच्चे कमरे में सो रहे हैं। कोई जहरीली चीज़ न हो और बच्चों को काट ना ले। उसने हाथ बढ़ाकर टेबल लैंप का स्विच ऑन कर दिया। पर्दे पर रेंगती चीज़ में खलबली मच गई और टप से टूटकर उसमें से एक टुकड़ा फर्श पर आ गिरा। टुकड़ा फिर दौड़कर पर्दे पर ही चढ़ने लगा। रेवा ने गले तक आई गूंगी चीख को मुंह में ही दबा लिया। वह लाल चीज उसके सामने से सरक कर पर्दे के पेलमेट में जा छुपी। क्या था? कॉकरोच? एक नहीं, 5-6 बड़े बड़े लाल रंग के कॉकरोच एक दूसरे से चिपटे हुए से पर्दे की प्लीट के ऊपर पेलमेट के पास छुपे हुए थे। कांपते हाथों से उसने टेबल लैंप बुझाया और माथे का पसीना पोंछा। सोफे से उठकर वह कमरे के बीचों बीच सोए अपने दोनों बच्चों के पास आ बैठी। बब्बी का बदन अभी भी गर्म था। 2 के करीब बुखार होगा। शानू का भी 3 दिन से पेट खराब है, कुछ भी पचा नहीं पाती। कमरे में जल रही 0 वाट की रोशनी में शानू बहुत दुबली लग रही थी। दीवार की घड़ी में 2:10 हो गए हैं। रेवा ने बब्बी के बुखार से तपते शरीर को हौले से छुआ। शानू कुछ कुनमुनाई। ग्रैंड माँ के घर में बब्बी और शानू 2 ही दिन में बुझ गए हैं। शानू पेट दर्द से चीखती रहती है, कुछ खा नहीं सकती। बब्बी दीवारों पर सरकती छिपकलियों, फर्श पर घूमते झींगुरों, मकोड़ों और बरसाती कीट पतंगों से इतना डर गया कि बुखार चढ़ा लिया है। मम्मी, लिजर्ड! वह नींद में भी चीखता है। वह बच्चों का बिस्तर दीवार से हटा बड़े कमरे के बीचों बीच लगवाती है। जब तक बच्चे सो नहीं जाते उनके पास बैठी रहती है। यही बच्चे पैदा होने के दिन से अपने अपने कमरे और पालनों में अकेले सोने के आदी रहे हैं। सोने से पहले सहमी सहमी शानू कहती है, मम्मी, यहाँ से चलो ना। किधर? 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 शानू कुछ नहीं कहती। आरोप का भाव उसके मुंह पर है। वह मुंह फेर लेती है अपनी माँ से। मम्मी, ग्रैंड माँ इतनी बूढ़ी क्यों हैं? हम तो उनसे बात भी नहीं कर सकते। उन्हें अंग्रेजी क्यों नहीं आती? बब्बी हताश सा पूछता है। शायद कहना चाहता है, तुम हमें यहाँ लेकर क्यों आई हो?
रोज सुबह उठकर दोनों बच्चे बाथरूम जाते समय दिख करते हैं। गंदा है। चुप, बहुत गंदा है, हम नहीं जाएंगे। तो मत जाओ। बच्चे रोने लगते हैं। मम्मी बाथरूम जाना है। दीवार की घड़ी में 4 बज रहे हैं। दोषी कौन है, वह या जगदीश? अब किधर जाए? वापस? जगदीश के कारण वहाँ से वापस आई, बच्चों के कारण यहाँ से जाना होगा। पर बच्चों का क्या दोष? जहाँ रखेंगे रह लेंगे बेचारे धीरे धीरे। पर वही क्या रहना चाहती है? मैदान छोड़ देने से लड़ाई क्या समाप्त हो गई? पास आने से फासले क्या नहीं है? फिर एकाएक जगदीश बहुत दूर अवास्तविक हो गया है। रात के अंधेरे में केवल बच्चों के खौफ खाए चेहरे और बीमार बदन दिखते हैं। रात कितनी लंबी होती है। सुबह उसे अमेरिका का टिकट बनवाना है, अपना और बच्चों का। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।